हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी गर्भवती स्त्री की देखभाल या प्रसव पूर्व देखभाल। ठीक है, तो आज की जो क्लास है सभी क्लास के हिसाब से ये भी इम्पॉर्टेंट है और इस क्लास की खूबी ये है कि ये देखने में तो नॉर्मल लग रहा होगा देखभाल सुन के आपको, पर इसमें बीच में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें छुपी हुई हैं। ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट छुपे हुए हैं जहाँ से प्रश्न भी 100% बनते हैं और हमें आंसर नहीं पता होते। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, अगर आपको सच बताएं, यहाँ पर समस्या ये होती है कि हम लोगों को ये टॉपिक नॉर्मल लगते हैं पढ़ने में कि भाई किसे नहीं पता है कि देखभाल कैसे होगी ये वो, लेकिन इसके बीच में जो मेन जो कंटेंट होता है वो हमें नहीं पता होता और हम उसे स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आज हमारी जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, गर्भवती स्त्री की देखभाल या प्रसव पूर्व देखभाल सभी को सोचकर चल रहे हैं। कुछ बच्चों का कमेंट है कि थ्योरी पढ़ाइए, कुछ का है प्रैक्टिस कराइए। तो प्रैक्टिस तो करानी ही करानी है, प्रैक्टिस से तो बच ही नहीं सकते। थ्योरी पढ़ाऊँ तो नहीं पढ़ाऊँ तो दोनों कंडीशन में ही मुझे प्रैक्टिस करानी है। लेकिन चलो सभी का ध्यान रखते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं। पर क्लास अब लंबी होंगी क्योंकि बड़ी क्लास आपको देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई इतना टाइम हो सकता ना मिले कि थ्योरी 20-20 मिनट की 30-30 मिनट की क्लास आपको हम रोज़ दें। हो सकता है पेपर जल्दी हो जाए तो हमें जल्दी से थ्योरी कवर करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। गर्भवती स्त्री की देखभाल या प्रसव पूर्व देखभाल। और हम चाहते हैं प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को एक बार कैसे भी अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपको इक्का दुक्का याद हो, जिसने अभी तक नहीं किया हो, तो आज प्लीज़ सभी से निवेदन रहेगा, हर कोई जो भी क्लास देखे प्लीज़ चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा। क्योंकि इस समय जो मैं आपको थ्योरी क्लास दे रही हूँ, जो भी क्लास दे रही हूँ, इतनी विपरीत कंडीशंस में दे रही हूँ। हमारे यहाँ भी सब बीमार हैं। इनफैक्ट मेरी बड़ी बेटी वो बची थी, वो भी इस समय बीमार है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए कैसे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। रात में उठ के टाइपिंग कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हों तो वो दिन भर परेशान करते हैं, रात में भी खांसते फूसते हैं, लेकिन फिर भी मैं फ़ोन की लाइट जला जला के काम कर रही हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, यही सच्चाई है। क्योंकि लाइट नहीं जला सकते, बच्चे रोते हैं, परेशान होते हैं, और बच्चों को परेशान करना मतलब फिर तो कह सकते हैं ना, बच्चों को परेशान करके अगर हम कोई काम करेंगे तो भगवान हमें भी उसकी सज़ा देगा ही देगा। तो मैं फ़ोन की लाइट जलाकर काम करती हूँ जिससे बच्चों को कोई डिस्टर्ब ना हो रात में। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे यहाँ की चल रही है। तो तब भी हम आपको एक क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बावजूद मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है? 0। ठीक है, एक दो लोग हैं जो सोचते हैं तो 3 दिन में 4 दिन में सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन क्या मेरी इतनी मेहनत ख़राब है कि मुझे 3-4 दिन में 1-2 सब्सक्राइब मिले? आप खुद बताइए सोचकर। ठीक है ना, तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं क्लास, इसे छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, क्या क्यों करनी चाहिए भाई गर्भवती स्त्री की देखभाल? ये तो हम नॉर्मल सभी जानते हैं। बच्चा स्वस्थ हो, हष्ट पुष्ट हो, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, बेहतर रहे, डिलीवरी नॉर्मल हो सके। ठीक है, तो इस वजह से हमें उसका ध्यान रखना आवश्यक है। अच्छा, जो गर्भावस्था होती है, अगर आपसे पूछा जाए कैसी अवस्था है, तो ये रहस्य से भरी अवस्था है। ठीक है, रहस्य से भरी, देखो ये शब्द, ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं। एक रहस्यमयी अवस्था है, दूसरी रोमांच भरी अवस्था है। तो इन शब्दों को याद रखिएगा, ऐसे शब्द भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कैसी है? रहस्यमयी रोमांच भरी अवस्था है। क्या करती है? मातृत्व प्रदान करती है। पूछा जाए क्या प्रदान करती है, तो ये मातृत्व प्रदान करती है। मातृत्व प्रदान करने में सहायक है, और जिससे क्या होता है, हमारे जीवन में एक शब्द जिसे कहते हैं बांझ, उससे हम बच जाते हैं। आप जानते हो जिन लोगों के बच्चे नहीं होते उन्हें तिरस्कृत किया जाता है बांझ कहकर। और हमारी सोसाइटी में ये कोई कितना भी बन लेना, गांव या शहरों में गांव से ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। ठीक है, जब तक मैं गांव में रहती थी तब मैं सोचती थी शहर में सब बहुत अच्छे हैं। नहीं, शहर में मानसिकता गाँव से ज़्यादा लोगों की ख़राब है। ठीक है ना, तो इसलिए हम ऐसे शब्दों से बच जाते हैं। गर्भवती की कंडीशन जो होती है बहुत, मतलब अपने आप में कहते हैं ना, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन होती है। क्योंकि एक सबसे बड़ा जो टैग होता है बांझ का, वो हट जाता है किसी भी महिला के जीवन से। जिनके बच्चे नहीं है ना, उनसे पूछिए। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चा पेट में आता है, उसकी सही केयर नहीं होती, सही केयर ना होने की वजह से पहला बच्चा भी मर जाता है, और आगे आने वाली कंडीशन में भी समस्या आ जाती है कि बच्चे नहीं होते। अब वो महिला किस में चली गई? बांझ की कंडीशन में। ठीक है, उसको क्या लोग समाज में तिरस्कृत करेंगे। तो इन सब कंडीशन से बचने के लिए उसका चाहे पहला बच्चा हो चाहे दूसरा बच्चा हो, उसकी केयर करनी बहुत
जरूरी है। अब आपको समझ में आया मैंने इस शब्द पर इतना जोर क्यों दिया, ठीक है। इसलिए इस चीज़ की समस्या ना पैदा हो, इसलिए उसकी देखभाल परिवार के लोगों को करनी आवश्यक है। मानते हैं गर्भावस्था एक नॉर्मल कंडीशन है, हर इंसान गुजरता है इस कंडीशन से, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी केयर नहीं होने से, केयरलेसता दिखाने से कहीं ना कहीं आप जानते हो इफेक्ट पड़ता है बच्चे पर भी माता पर भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। स्वस्थ और हष्टपुष्ट शिशु की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि गर्भवती स्त्री की समुचित देखभाल की जाए, क्योंकि संपूर्ण गर्भकाल में गर्भस्थ शिशु माँ की क्रिया प्रतिक्रिया स्वास्थ्य और पोषण द्वारा क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ भाई क्यों जरूरी है गर्भवती का देखभाल करना, क्योंकि गर्भस्थ शिशु का जैसा आहार होगा, जैसी उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होगी, जैसी उसकी हेल्थ होगी, जैसा माहौल होगा बच्चा वैसा ही पैदा होगा, ठीक है। रोना धोने वाला माहौल दोगे आप, इरिटेट करोगे तो बच्चा भी इरिटेटिंग होगा, फिर वो पूरे घर को इरिटेट करेगा आगे चल के, ठीक है। इसलिए बेहतर है गर्भवती की देखभाल अच्छे से कर लो। जो हंसता खेलता कन्हैया जी जैसा बच्चा आए घर में आपके, और चाहे लड़की आए चाहे लड़का आए वो फ़र्क नहीं पड़ता, राधा रानी आए कोई भी आए, लेकिन केयर करनी बहुत ज़रूरी है, ओके। गर्भस्थ शिशु स्वस्थ हो उसका निर्धारण करने वाले कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि माँ का पोषण हो सकता है, माँ का संवेगात्मक विकास हो सकता है, आसपास का वातावरण हो सकता है, माँ की क्रियाएं हो सकती हैं। माँ का पोषण सभी न्यूट्रिशन, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ठीक है। पानी की भी सही मात्रा यहाँ पर आवश्यक होती है, फैट की भी सही मात्रा लेनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि फैट कतई नहीं लेना है, ठीक है। माँ का संवेगात्मक मेंटल रूप से वो फिट होनी चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग माहौल नहीं देना चाहिए, आसपास खुशनुमा वातावरण होना चाहिए, क्रियाएँ जो होती है माँ की वो अच्छी होनी चाहिए, जैसे रुचि के अनुसार होनी चाहिए उनकी क्रियाएँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव जो है पड़ता है माँ के ऊपर, और माँ से जाता है बच्चे के ऊपर, ठीक है। तो मनोरंजन वगैरह का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अच्छे साहित्य पढ़ना, ये सारी चीज़ें ये तो गर्भवती माता खुद भी कर सकती है, लेकिन तभी कर सकती है जब घर वाले चाहें। कई बार ऐसा होता है गर्भवती कुछ भी अच्छा खुशी से कर रही होती है और वो लोग कहते हैं ना टांग अड़ाना वाला काम करते हैं। तो यहाँ पर गर्भवती की देखभाल की बात हो रही, इसका मतलब ये नहीं गर्भवती खुद करेगी, खुद तो करेगी ही करेगी, लेकिन घर वालों को भी करना होगा, ठीक है। इस वजह से इसको पढ़ो और समझो बहुत अच्छे से, बीच में क्या क्या लिखा है, अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत से हार्मोन्स के विषय में बहुत चीज़ें जो ऐसे प्रश्न बनते हैं। अधिकतर शिशु जो गर्भावस्था में मर जाते हैं उनकी मृत्यु का प्रमुख कारण गर्भावस्था में माता की समुचित देखभाल ना होना पाया गया, ठीक है। जो शिशु मरते हैं उसका प्रमुख कारण क्या बताया है रिसर्चर्स ने, कि समुचित देखभाल गर्भावस्था में नहीं होती। इसलिए गर्भस्थ शिशु को समुचित विकास के लिए गर्भावस्था की प्रारंभिक अवस्था से ही भली प्रकार देखभाल करना गर्भस्थ स्त्री व शिशु के लिए आवश्यक है। इस समय एनर्जी का लेवल इतना लो है कि मेरी आवाज़ मैं चाह कर भी बहुत तेज बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है ना। तो गर्भवती जो स्त्री होती है उसका सही से ध्यान रखोगे तभी शिशु कैसा होगा, बहुत अच्छा हष्ट पुष्ट यहाँ पर पैदा होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। जाकिर हुसैन ने एक डेफिनेशन दी है, पढ़ लीजिएगा। बच्चे को ईश्वर का अंश समझिए, ना वह आपकी संपत्ति है और ना वह आपका खिलौना है, वह तो ईश्वर और मनुष्यता की एक धरोहर है, ठीक है। ईश्वर और मनुष्यता की एक धरोहर है, इन्होंने ईश्वर से जोड़ दिया, ईश्वर का अंश कहा, क्यों कहा कि लोग समझे, लोग ईश्वर के नाम से बहुत कुछ करते हैं, तो आप उस बच्चे को भी ईश्वर समझिए, ईश्वर समझकर उसकी सेवा करिए, उसे खिलौना मत समझिए, ठीक है। और आप उसको अच्छे से अगर केयर करते हो तो वहीं आपकी मनुष्यता प्रतीत होगी, ठीक है ना। तो इन्होंने ईश्वर से इसलिए जोड़ दिया क्योंकि ईश्वर के नाम पर क्या होता है, हम लोग पॉजिटिव होते हैं, हम लोग खुशी से सेवा को तैयार होते हैं। तो इन्होंने कहा है बच्चे को ईश्वर समझो, ठीक है। क्योंकि आज का शिशु ही कल का क्या होगा, महापुरुष हो सकता है, राजनेता हो सकता है, उत्पाद का उपभोक्ता मतलब कोई भी चीज़ उत्पादन करेगा तो वो कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई बच्चा ही होगा आगे चलकर, ठीक है। सेनापति, सिपाही, कलाकार, कवि और शिक्षक बनता है। तो जो आज के शिशु हैं कल ये काम करेंगे, और कैसे कर पाएंगे, जब वो हष्टपुष्ट तंदुरुस्त होंगे तब, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। आगे हम बात करेंगे गर्भावस्था का समय गणना, ठीक है, किसने किया है ये सारा देखो अभी हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें। गर्भावस्था का समय गणना चार्ट के विषय में आज हम बात करेंगे कि ये गणना चार्ट किसने दिया, इसको भी जानेंगे, ठीक है। किसने दिया था, विलियम केंटर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो गर्भावस्था में समय की गणना की जाती है, डॉक्टर्स बताते हैं कि बच्चा कब तक होगा, ये जो चार्ट है किसने दिया था, तो सबसे पहले किसने दिया था, डॉक्टर विलियम केंटर ने, ठीक है। डॉक्टर विलियम केंटर ने ये चार्ट दिया था, विलियम
कैंटर ने ये चार्ट दिया था, ठीक है, ओके, विलियम कैंटर ने। अब बात करते हैं गर्भावस्था के विषय में थोड़ा सा। गर्भावस्था लगभग 40 सप्ताह 280 दिन या लगभग 10 चंद्रमास तक रहती है, ठीक है। 40 सप्ताह 280 दिन या लगभग 10 चंद्रमास तक की अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। क्या ये प्रश्न नहीं पूछे जाते? पूछे जाते हैं, सारे पूछे गए। 40 सप्ताह भी, 280 दिन का समय भी पूछा गया है, 10 चंद्रमास भी पूछा गया है। शिशु जन्म की सही तिथि ज्ञात करने के लिए आखिरी मासिक धर्म की तिथि से गणना प्रारंभ करनी चाहिए। जो आखिरी पीरियड आया है, उसके बाद जब बच्चा आया है पेट में, उसी तिथि से गणना करनी चाहिए। और उससे सही कहते हैं 9 महीना 7 दिन का जो समय होता है माना जाता है, डॉक्टर उसी आधार पर डेट देता है, 9 महीने 7 दिन, ठीक है। तो ये अभी हम इसको डिफाइन करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। जैसे यदि किसी महिला को गर्भाधान की मासिक धर्म की 1 तारीख जुलाई है तो शिशु का जन्म 7 अप्रैल को होगा, ठीक है। जुलाई है, 1 तारीख मैंने क्या बताया, जैसे कोई महिला है उसकी मासिक धर्म की तारीख क्या है, 1 जुलाई है, ठीक है, तो शिशु 7 अप्रैल को होगा। क्यों? क्योंकि 1 में 6 जोड़ोगे, और क्योंकि शिशु कोई 12 महीने में तो होता नहीं कि 1 साल में 9 महीने में होता है, तो जुलाई के बाद कब आता है? जुलाई के बाद 9वां महीना कब होगा? अप्रैल में, ठीक है। 9 महीने कब होंगे जुलाई के बाद? अप्रैल में। आप जोड़ लो खुद, ठीक है, खुद जोड़ लो। जैसे कि ये क्या हो गया? जनवरी हो गया, ये क्या? फरवरी, जुलाई से बात करेंगे, जुलाई, ठीक है, जुलाई से बात करेंगे। ये क्या हो गया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, नवंबर, दिसंबर, फिर यहाँ पर आ जाते हैं जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, ओके, मार्च, और कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब आप जोड़ लो, क्या है? जुलाई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च मतलब 7 मतलब अप्रैल तक होगा जाके, मतलब यही होगा। मैंने सीधे क्या किया है, यहाँ पर जुलाई को भी जोड़ लिया है, ठीक है। जुलाई तो हो गई ना, तो जुलाई से जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त आएगा, तो अगस्त से जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि जुलाई से अगस्त में 1 महीना पूरा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे करके इसको जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बच्चा 9 महीने में होता है, तो 1 जुलाई को अगर पीरियड आया है तो शिशु का जन्म कब होगा? अप्रैल में, क्योंकि अप्रैल में 9 महीने पूरे होंगे, और इसी 1 में 6 प्लस कर दोगे तो 7 हो जाएगा, मतलब 7 अप्रैल को बच्चा होगा जाके, ठीक है। 1 से 1 अप्रैल में को 9 महीने पूरे होंगे और 7 दिन एक्स्ट्रा जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इसको डिफाइन किया था, देख लीजिए। जैसे कि डॉक्टर विलियम कैंटर ने भी ये चार्ट प्रस्तुत किया है। क्या है चार्ट? थोड़ा सा देख लो, इसमें वही चीज़ है। देखो यहाँ पर अगर बात की है, बच्चा है कब आया है? 7 जुलाई को पीरियड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 महीने, ये तीर जो दर्शा रहा है वो इधर जाएगा, मतलब बच्चा 5 अप्रैल को होगा, ठीक है। ऐसे करके ये आप सबको डिफाइन कर सकते हो, इन्होंने ये चार्ट दिया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना याद रखो विलियम कैंटर ने दिया है। और कैसे, बस ये गणना थोड़ा याद रखो। जैसे यदि महिला कोई है, उसकी गर्भाधान जैसे अगर 1 जुलाई को है, तो उसमें क्या है? जन्म कब होगा? अप्रैल में होगा। मतलब आपको क्या करना है? 9 महीने जोड़ देना और उसमें 6 प्लस कर देना उसी डेट में, ठीक है। इतना करना है अगर आपसे डायरेक्टली इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। गर्भावस्था के समय गणना का एक तरीका और है, जिसकी दूसरे तरीके की हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करना है आपको? कोई भी महिला है, ठीक है, तो पहले तो क्या करना है? आखिरी मासिक धर्म, भाई मैंने कहा जो आखिरी पीरियड हुआ है उसमें क्या करना है? 3 महीने घटा देना है। क्या करना है? घटाना है 3 महीने, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया था 1 जुलाई, तो 1 जुलाई में आप जोड़ रहे थे, यहाँ पर क्या करो? 3 महीने घटा दो, क्योंकि बच्चा 9 महीने में होता है, ठीक है। 9 महीने में होता है बच्चा, इतना तो आप सभी जानते हो। और 9 3 क्या होता है? 12 होते हैं, मतलब 1 साल हो जाता है, ठीक है। तो 9 महीने में बच्चा होता है, तो कोई भी महीना है उसमें 3 घटा दो, 3 महीने घटा दो, 3 महीने घटाने हैं। अब जब आप 3 महीने घटा दोगे तो 12 में 3 घटेंगे तो 9 महीने ही बचेंगे, ठीक है। और उसमें क्या करना है आपको? 3 माह घटा देने के बाद क्या करना है? 1 सप्ताह जोड़ देना, भाई 7 दिन जोड़ देने, ठीक है। 3 महीने घटाने, 1 सप्ताह जोड़ दोगे। जैसे अब समझने के लिए अभी हम बता देते हैं, जनवरी में बच्चा हुआ किसी का, 1 जनवरी को आया, ठीक है, 1 जनवरी को आया बच्चा, तो जनवरी के बाद बच्चा कब होगा जाके? आप सभी अच्छे से जानते हो कब होगा? सितंबर में होगा, ठीक है। लेकिन अब आप इसको जोड़ो नहीं, बल्कि 3 जनवरी में घटा दो। अब 3 जनवरी में घटाओगे तो जनवरी से पहले क्या आया था? दिसंबर आया था, ठीक है, काट दो। दिसंबर से पहले क्या आया था? नवंबर आया था, काट दो,
ठीक है, नवंबर काट दिया। अब नवंबर से पहले क्या आ रहा है, अक्टूबर आ रहा है, काट दो। अक्टूबर से 3 महीने घटाने ना, पहले क्या आ रहा है, सितंबर आ रहा है। अब सितंबर आ रहा है, ठीक है, सितंबर आ गया, सितंबर में बच्चा होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब हमने क्या कहा, 1 जनवरी को मतलब पीरियड हुआ, ठीक है, लास्ट पीरियड 1 जनवरी को हुआ। तो अब इसमें कितने करने हैं, प्लस आपको 1 सप्ताह जोड़ना भी तो है भाई। अब इसी में एक में क्या है, एक में 7 सप्ताह जोड़ दो। अब इसमें क्या है, जनवरी में 7 दिन और जोड़ दो, ठीक है, 7 दिन और जोड़ दो, तो ये होगा कब, 7 सितंबर को बच्चा होगा जाके, ठीक है। सप्ताह जोड़ना है तो 7 या 8 सितंबर को बच्चा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ऑलरेडी दिया तो 7 या 8 में होगा जाके। तो ऐसे मतलब 3 घटा दो या फिर सीधे आप सीधा सीधे जोड़ लो, है वो नॉर्मल चीज़। लेकिन वही है कि बात ये है कि आपको जब किताबी भाषा में भी पढ़ना पड़ता है, कभी कभी चार्ट पूछ सकता है, तो इसलिए पता होना चाहिए। तो काउंट जो आपको ये पता होना चाहिए, चार्ट किसने दिया, तो आंसर क्या था हमारा, किसने दिया था, या चार्ट विलियम केंटर द्वारा ये चार्ट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्रसव पूर्व गर्भवती की देखभाल के उद्देश्य क्या होते हैं। भावी माता के स्वास्थ्य की देखभाल करना तथा स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना, गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न असामान्य स्थितियों का शीघ्र उपचार करना, ठीक है। भावी माता है जो, मतलब भावी माता किसे कहेंगे, जिसके बच्चा होने वाला है, उसके स्वास्थ्य की देखभाल करना तथा स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न जो असामान्य स्थितियां हैं उनमें शीघ्र उपचार करना, भाई इसी उद्देश्य से तो हम गर्भवती महिला की देखभाल कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, भावी माता को प्रसूति के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार करना। चौथा पॉइंट क्या है, गर्भवती की समुचित देखभाल द्वारा माता एवं शिशु मृत्यु को कम करना। और 5वां पॉइंट क्या है, गर्भस्थ शिशु का स्वस्थ विकास करना। तो जो भी माताएं हैं, ठीक है, उनका क्या है, शारीरिक मानसिक विकास ठीक तरीके से हो सके, ओके। और उसके बाद जो मृत्यु दर है शिशु की वो कम हो सके, उनकी समुचित देखभाल इसलिए भी आवश्यक है। और गर्भस्थ शिशु का स्वस्थ विकास हो सके, भाई स्वस्थ विकास होगा तभी मृत्यु का भय कम होगा। और कहीं ना कहीं जब शारीरिक व मानसिक रूप से सही होगी महिला, तभी क्या है, विकास जो है स्वस्थ होगा, ठीक है, ओके। और सबसे बड़ी बात है, देखभाल करने से जो कहते हैं ऑपरेशन वाली कंडीशन दूर हो जाती है, बच्चा नॉर्मल होने का भी मतलब नॉर्मल ही होगा, ये भी जो चांसेस होते हैं बढ़ जाते हैं, ठीक है। आज थोड़ी तबीयत की वजह से चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, लेकिन कोशिश करूंगी मैं आपको क्लास पूरी करा दूं, नहीं तो बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। गर्भवती महिला की देखभाल के लिए आवश्यक बातें क्या क्या होनी चाहिए, एक तो डॉक्टरी परीक्षण, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें छुपी हुई हैं। दूसरा आहार या डाइट, तीसरा है वस्त्र जिसे हम क्लॉथिंग कहते हैं, चौथा है व्यायाम और एक्सरसाइज, और 5वां है व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल क्लीननेस, ठीक है। आगे हम बात करें क्या क्या, यौन संबंध, सेक्सुअल रिलेशन, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ जिसे कहते हैं, परिश्रम विश्राम व निंदा, ठीक है, लेबर रेस्ट एंड स्लीप, सूर्य का प्रकाश व स्वच्छ वायु का आना, और 10वां नंबर है स्वास्थ्य सुरक्षा। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, गर्भवती महिला की देखभाल के लिए आवश्यक है। मतलब जब भी गर्भवती महिला की देखभाल की बात करो तो एक तो डॉक्टरी परीक्षण के लिए आपको जाना, ठीक है, आहार उसे सही देना, उसके कपड़े उसके बॉडी के अकॉर्डिंग सही हों, बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले नहीं होने चाहिए। व्यायाम भी 2 तरीके का होता है, एक नॉर्मल व्यायाम होता है, एक विशिष्ट व्यायाम होता है, गर्भावस्था के हिसाब से वो करना। व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना, यौन संबंध से संबंधित चीज़ें, ये सब चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, परिश्रम व निंद्रा होगा, यहाँ पे निंदा नहीं होगा, निंद्रा मतलब सही से नींद वगैरह लेना, ठीक है, पर्याप्त विश्राम करना, परिश्रम भी थोड़ा करना आवश्यक है, बहुत ओवरलोड नहीं लेना है, लेबर नहीं करना है बहुत ज़्यादा, पर हल्का बहुत आराम करना है, ठीक है, हल्का बहुत काम करना है। सूर्य व प्रकाश भी लेना ज़रूरी है, भाई विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो त्वचा पर समस्याएं होती हैं, संक्रमण होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं सूर्य के प्रकाश से। स्वच्छ वायु तो ज़रूरी है ही, फ्रेश एयर, और स्वास्थ्य सुरक्षा, हेल्थ प्रोटेक्शन ही मतलब इन सारी चीज़ों से मिलनी है, ठीक है। तो आज आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। डॉक्टरी परीक्षण जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, इसमें क्या करना है, ये आवश्यक नहीं है कि गर्भवती स्त्री को कोई समस्या हो तभी डॉक्टर को दिखाया जाए, ठीक है। ये कतई ज़रूरी नहीं कि गर्भवती को पता चले कि कोई दिक्कत हो रही तो चलो भाई डॉक्टर के पास। क्या करना है, जैसे ही पता चले महिला को ऐसे लक्षण दिखें कि हाँ कुछ प्रेगनेंसी वाला चक्कर है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, ठीक है। समस्या ना होने पर भी गर्भाधान के पश्चात इसकी नियमित चिकित्सीय जाँच आवश्यक है, ठीक है, जिससे गर्भस्थ स्त्रियों की उचित देखभाल होती रहे तथा प्रसव सामान्य तरीके से हो सके, ठीक है।
प्रसव कैसे सामान्य तरीके से हो सके। चिकित्सकीय परीक्षण से सर्वप्रथम यह जानकारी हो जाती है कि स्त्री गर्भवती है या नहीं, क्योंकि कई बार रक्त की कमी होने से, गर्भाशय में ट्यूमर होने पर या अन्य किसी कारण से भी मासिक धर्म क्या है बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक के परामर्श से यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि स्त्री गर्भवती है भी या नहीं। ठीक है, तो चिकित्सकीय परामर्श का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये कन्फर्म हो जाता है कि प्रेग्नेंट है लेडी या नहीं, और अगर प्रेग्नेंट है तो उस तरीके से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मासिक धर्म बंद होने के 2 से 4 सप्ताह बाद डॉक्टर्स के यहाँ जाकर गर्भाधान का परीक्षण कराया जा सकता है। स्त्री की पेशाब की जांच द्वारा गर्भाधान की यहाँ पर पुष्टि हो जाती है। ठीक है, तो 2 से 4 सप्ताह, समय याद रखिएगा, 2 से 4 सप्ताह में ही पुष्टि होती है। ओके, यदि मूत्र परीक्षण में HCG हार्मोन क्या है ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। यदि मूत्र परीक्षण में HCG हार्मोन ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिक इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन विद्यमान होता है तो स्त्री गर्भवती मानी जाती है। ठीक है, कौन सा हार्मोन? HCG हार्मोन ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन अगर पाया जाता है उसके मूत्र में तो इसका मतलब स्त्री क्या है? गर्भवती है। ठीक है, प्रेग्नेंट है। कभी कभी 2 सप्ताह की जांच में सही परिणाम नहीं आते तो क्या है, पुनः 4 से 6 सप्ताह के बाद परीक्षण कराना चाहिए। ठीक है, या तो 2 से 4 सप्ताह में परीक्षण होता है या फिर 4 से 6 सप्ताह में परीक्षण होता है। ये डेट ध्यान रखिएगा। स्वस्थ माता ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है, इसलिए नियमित जांच व चिकित्सकीय परामर्श आवश्यक है। गर्भकालीन परीक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना। प्रथम 6 माह में भावी माता को माह में 1 बार परीक्षण कराना ही चाहिए। ठीक है, प्रथम 6 महीने में कितनी बार, ये प्रश्न पूछा गया है कि परीक्षण जो है कि महीने में कितनी बार कराना चाहिए, तो 6 महीने तक स्टार्टिंग में महीने में 1 बार। ठीक है, महीने में 1 बार परीक्षण कराना चाहिए। ठीक है, लेकिन अंतिम माह में प्रत्येक माह में 2 बार मतलब 15 दिन में 1 बार परीक्षण कराना चाहिए। तो क्लियर हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग के 6 महीने में 1 बार परीक्षण कराना चाहिए और अंतिम 3 महीने में प्रत्येक माह में 2 बार परीक्षण मतलब 15 दिन में 1 बार परीक्षण यहाँ पर कराना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, जो माताएं किन्हीं कारण से बार बार चिकित्सक के परामर्श लेने में असमर्थ रहती हैं उन्हें संपूर्ण गर्भावस्था में कम से कम 3 बार परीक्षण अवश्य कराना चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ लोग दूर दराज के क्षेत्र में रहती हैं, कोई भी रीजन है जो डॉक्टर के पास रोज रोज नहीं जा सकती हैं, कोई समस्या है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी होते होंगे। ठीक है, तो उन्हें कम से कम पूरी गर्भावस्था में कितनी बार परीक्षण कराना चाहिए? 3 बार। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर कंडीशन कोई ख़राब है, विपरीत है, तो कितनी बार परीक्षण पूरी गर्भावस्था में 9 महीने में कराने चाहिए? तो 3 परीक्षण कराने चाहिए। प्रथम परीक्षण में क्या कराएंगे, मतलब जो प्रारंभिक गर्भावस्था में होता है पहला परीक्षण, उसमें ये परीक्षण गर्भकालीन अवस्था की जांच तथा माता के सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आवश्यक है। इस परीक्षण से यदि गर्भावस्था की पुष्टि होती है तो उसके अनुसार सावधानियाँ रखनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, पहला परीक्षण कौन सा कराना चाहिए? प्रारंभिक गर्भावस्था में, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा मतलब बच्चा है या नहीं, और उस तरीके से जो है सावधानियां रखनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, द्वितीय परीक्षण 28 से 30 सप्ताह में होता है। दूसरा परीक्षण समय पूछा जाए 28 से 30 सप्ताह में होता है। ये डेट्स वगैरह बहुत कंफ्यूज करती हैं, ध्यान रखिएगा। गर्भावस्था की प्रगति मालूम करने के लिए परीक्षण कराया जाता है। ठीक है, पूछा जाए कौन सा परीक्षण गर्भावस्था की प्रगति के लिए मतलब कराया जाता है, तो वो जो दूसरा परीक्षण है इसे 28 से 30 सप्ताह में कराया जाता है। अच्छा, ये जो तृतीय परीक्षण है ये 36वें माह में होता है। इसमें भी प्रगति भी देखी जाती है भाई, कि कोई कमी तो नहीं है बच्चे में। ठीक है, मान लो यहाँ पर तो प्रगति सही आ रही थी, फिर कहीं न्यूट्रिशन वगैरह सही नहीं लिया या कोई भी दिक्कत हो गई तो प्रगति स्लो भी हो सकती है। तो जो तीसरा परीक्षण होता है जो 36वें सप्ताह में कराया जाता है, इसमें भी प्रगति भी चेक की जाती है और प्रसव की संभावना के निर्धारण के लिए परीक्षण कराया जाता है कि प्रसव जो है कब तक होगा, ये संभावना हो जाती है, और प्रसव नॉर्मल होगा या ऑपरेशन से होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ प्रगति देखी जाती है और संभावना ये देखी जाती है कि प्रसव कब तक होगा। ठीक है, अब नियमित गर्भकालीन परीक्षण में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं। देखो यहाँ पर 3 परीक्षण याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले में क्या था, जांच होती है, पता किया जाता है कि बच्चा है या नहीं। दूसरे में क्या है, 28 से 30 सप्ताह का समय होता है, बच्चे की प्रगति देखी जाती है। तीसरे में क्या, 36वें सप्ताह में होता है और प्रसव की संभावना देखी जाती है कब तक होगा, और प्रगति भी चेक की जाती है शिशु की। नियमित गर्भकालीन परीक्षण में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं। एक होता है नैदानिक परीक्षण, मतलब एग्जामिनेशन जो कराया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो नैदानिक परीक्षण होता है अगर हम उसकी बात करें तो इसमें कई प्रकार की बातों
मतलब बातों की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे चिकित्सकीय विवरण लिया जाता है इसमें, ठीक है, विवरण लिया जाता है जैसे वजन का रिकॉर्ड करना, ठीक है, हृदय, फेफड़े तथा अन्य शारीरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है कि बच्चे के जो अंग वगैरह हैं जो जिन बन रहे हैं, फेफड़े वगैरह काम कर रहे हैं, हृदय वगैरह मतलब धड़क रहे हैं नहीं धड़क रहे हैं, इन सारे अंगों का परीक्षण होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे इसी में रक्त का विवरण भी लिया जाता है, महिला की रक्त का भी विवरण लिया जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ माँ के बच्चे का ही परीक्षण होता है, इसमें माँ का भी सबसे पहले माँ ही जाती है जब हॉस्पिटल, तो उसी का बीपी वगैरह चेक किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद गर्भस्थ शिशु संबंधी विवरण भी इसमें पता चलता है, ठीक है। तो ये नैदानिक परीक्षण में क्या क्या चीज़ें होती हैं, चिकित्सकीय विवरण सारे मिल जाते हैं, वजन का रिकॉर्ड हो जाता है, हृदय तथा फेफड़े शारीरिक अंगों का परीक्षण प्राप्त हो जाता है, रक्तचाप का विवरण मिल जाता है कि बीपी हाई लो तो नहीं चल रहा है, गर्भस्थ शिशु संबंधी विवरण यहाँ पर प्राप्त होता है। आगे हम बात करेंगे जांच परीक्षण की। जांच परीक्षण में क्या क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन टेस्ट में क्या क्या होता है, रक्त का परीक्षण होता है, मूत्र परीक्षण में क्या होगा, एल्बुमिन व शर्करा की जांच की जाती है। ये परीक्षण याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षण है, ये ध्यान रखिएगा। जांच परीक्षण, रक्त परीक्षण होता है एक, रक्त टेस्ट में आपको सभी तरीके की आप जानते हो शुगर वगैरह सभी चीज़ की पता चल जाती है, ओके। मूत्र परीक्षण में एल्बुमिन व शर्करा की जाँच की जाती है, भाई कहीं मतलब डायबिटीज़ तो नहीं है, शर्करा तो नहीं जा रहा है, ग्लूकोज तो नहीं जा रहा है मूत्र के माध्यम से, एल्बुमिन मतलब प्रोटीन तो नहीं जा रहा है, मतलब गुर्दे पर कोई इफेक्ट तो नहीं है। मल का परीक्षण होता है जिससे आंत के परजीवी आदि की जांच की जाती है, ठीक है। सीरोलॉजिकल परीक्षण सिफिलिस की जांच के लिए, अब एक तो ये क्लियर हुआ कि सिफिलिस की जांच के लिए कौन सा परीक्षण होता है, सीरोलॉजिकल परीक्षण होता है। दूसरा गर्भवती में भी ये टेस्ट होता है, ये भी क्लियर रखिएगा, ठीक है। सिफिलिस की जांच के लिए सीरोलॉजिकल परीक्षण होता है, तो ये सारे परीक्षण होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे नियमित गर्भकालीन परीक्षण में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं। एक है आंतरिक परीक्षण जिसे हम इंटरनल चेकिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है यंत्रों की सहायता से योनि मार्ग फैलाकर, ठीक है, योनि मार्ग फैलाकर योनि की आंतरिक भाग का निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे गर्भाशय की जांच करना कि वह उपयुक्त आकार का गर्भधारण योग्य है भी या नहीं। गर्भावस्था के अंतिम माह में गर्भाशय परीक्षण से यह ज्ञात किया जाता है कि प्रसव स्वाभाविक होगा भी या नहीं, ठीक है। तो गर्भावस्था जब होती है तो आप जानते होंगे बहुत से लोग होम साइंस में ऐसे ही हैं, मतलब टीजीटी पीजीटी में लगभग लोग जो होते हैं इतने बड़े हो जाते हैं तैयारी करते करते कि उनके 1-2 बच्चे होते हैं, और वो लोग सभी इन चीज़ों से गुजरे होंगे, ठीक है। तो उसमें मतलब ये जांच इसलिए भी की जाती है कि ये पता चल जाता है डॉक्टर को बच्चा स्वाभाविक रूप से मतलब हो पाएगा या फिर ऑपरेशन वगैरह कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर जांच हो जाती है। गर्भावस्था के अंतिम माह में टिटनेस रोग से बचाव हेतु टीके लगाए जाते हैं, ये क्लियर रखिएगा। अंतिम माह में लगता है ये टीका टिटनेस से बचाव के लिए, क्यों, क्योंकि जब प्रसव होता है तो उस समय कुछ औजारों का प्रयोग भी कभी कभी करना पड़ता है, तो औजार माता को शिशु को लगते हैं तो उसमें कहीं टिटनेस वगैरह का भय ना रहे, इसलिए ये इंजेक्शन पहले ही लगा दिया जाता है, ठीक है ना, माता और शिशु को टिटनेस से बचाने के लिए कि कोई भी अगर औजार का प्रयोग किया जाए और उस समय टिटनेस का भय ना रहे। चिकित्सक समय समय पर विभिन्न परीक्षण कर माँ तथा गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य व विकास के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा भोजन दवा व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जानकारियां यहाँ पर प्रदान कराता है, ठीक है। जो चिकित्सक होता है क्या करता है भाई, परीक्षण करता है, परीक्षण करके माँ तथा गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य व विकास के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा भोजन दवा व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जानकारियां यहाँ पर प्रदान करता है, और इसी आधार पर घर वालों को क्या करना चाहिए, गर्भवती की देखभाल करनी चाहिए जैसे जैसे डॉक्टर बताता है। चिकित्सकीय परामर्श लेते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सदैव योग्य व उपयुक्त चिकित्सक से सलाह लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। सदैव योग्य व उपयुक्त चिकित्सक से सलाह लें, ठीक है। ये नहीं कभी किसी से दिखा लिया, कभी अभी कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी तो उसमें क्या था कि दाई को बुलाया, घर पर डिलीवरी करा दी और माँ बच्चे दोनों खत्म हो गए, ठीक है। ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, दाई रोक ही नहीं पाई, दाई के पास कोई व्यवस्था थोड़ी ना थी, उन्होंने तो बस बच्चा पैदा कर दिया। जब तक डॉक्टर के यहाँ पहुँचे तब तक माँ और बच्चे दोनों मतलब नहीं रहे, तो ये सारी चीज़ें हो जाती, तो इसलिए सदैव योग्य उपयुक्त चिकित्सक की सलाह लें। संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था में एक ही चिकित्सक से परामर्श लें, प्रतिमान नए चिकित्सक के पास ना जाए, ठीक है। एक ही चिकित्सक को रखें, ये नहीं हाँ पहली बार में हो सकता है कि आप गए नहीं, डॉक्टर समझ में आया तो आप मतलब चेंज कर लिया, वो अलग चीज़ है,
मतलब नहीं समझ में आया तो चेंज कर लिया, लेकिन ये नहीं है कि बार बार आप हर महीने चेंज कर रहे हो, नए नए चिकित्सक के पास जा रहे हो, वो अलग चीज़ है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चिकित्सक को प्रत्येक विषय में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए, कोई भी चीज़ छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आगे क्या करना है, चिकित्सकीय परामर्श का पालन भी करना है। ऐसा नहीं चिकित्सक ने जो बता दिया बस आपने सुन लिया और दूसरे कान से निकाल दिया, ठीक है। चिकित्सक के निर्देश के अनुसार भोजन, दवा आदि निर्धारित समय पर ले लेना चाहिए। कुछ लोग आयरन वगैरह की दवाइयाँ देते हैं, महिलाएं खाती नहीं हैं। महिलाएं नहीं खाती हैं, चलो वो तो नहीं होता है, दवाइयाँ कोई नहीं खाना चाहता, लेकिन जो घर वाले होते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं कि ये दवाइयाँ मत खाओ, ये वो, क्योंकि बच्चा क्या होगा, हष्ट पुष्ट होगा, ज़्यादा मोटा ताज़ा होगा, तो क्या है बच्चा पैर नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। तो इसलिए वो चाहते ही नहीं है कि गर्भवती महिला ज़्यादा कुछ खाए पिए, ठीक है, वो भी नहीं चाहते नॉर्मल का। उन्हें उनकी ये सोच होती है कि जितना कम खाएगी पिएगी चीज़ें, जितनी कमज़ोर होगी बच्चा उतना ही पतला दुबला होगा और आराम से निकल जाएगा। लेकिन जब शरीर में ताकत नहीं होगी तो कैसा भी बच्चा बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सोच अलग है, इसको भी बदलना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, बुक में भी दिया, नॉर्मल हमने सुनते भी हैं ऐसी चीज़ें। निर्धारित समय से पूर्व यदि कोई परेशानी हो तो चिकित्सक को बीच में ही दिखाएं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने कहा महीने में एक बार में दिखाना है, महीने में 2 बार दिखाना है, 15 दिन में एक बार दिखाना है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो आप उस समय तुरंत दिखाएं, ठीक है। आगे बात करेंगे, वर्तमान समय में राज्य सरकारें पूर्व प्रसव देखभाल पर अधिक ध्यान दे रही हैं। गांव व शहरों में अस्पतालों व प्रसूति केंद्रों की स्थापना की जा रही है, जहां गर्भवती माता को निःशुल्क परामर्श, दवाएं एवं टॉनिक आदि दिए जाते हैं। तो जो सरकारें हैं आज के समय में वो भी प्रसव पूर्व देखभाल, मतलब प्रसव से पहले देखभाल पर अधिक ध्यान दे रही हैं, क्योंकि अगर प्रसव से पहले देखभाल अच्छे से हो गई, माता की समस्याएं अगर दूर कर दी गई, उसका न्यूट्रिशन वगैरह बना रहा, अच्छे से पोषण उससे मिलता रहा, सही आयरन वगैरह की कमी नहीं रही, तो बच्चा नॉर्मल अच्छे से हो जाएगा, आगे की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। इसलिए प्रसव पूर्व देखभाल सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। वर्तमान समय में चिकित्सा के क्षेत्र में इतना अधिक विकास हो गया है कि आप जटिल से जटिल गर्भकाल को भी सुरक्षित प्रसव में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप शुरू से ही ध्यान दोगे तब, ठीक है, मान लो कोई समस्या थी, लेकिन अगर आपने शुरू से अच्छे से ध्यान दिया है तो कितनी भी जटिल प्रसव की समस्या क्यों ना हो, वो भी नॉर्मल में मतलब बदल सकती है, बच्चा नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि भले ही ऑपरेशन से हो बच्चा, लेकिन कम से कम जो वो समस्या आ जाती है कि महिला मर जाती है, बच्चा मर जाता है, ये सारी चीज़ों से बच सकते हैं। चिकित्सकीय परामर्श पूर्व में ही उन सब परेशानियों व जटिलताओं को समाप्त कर देता है जो प्रसव के समय या प्रसव के बाद समस्या उत्पन्न कर सकती है। अतः गर्भकालीन अवस्था के प्रारंभ से ही डॉक्टरी परामर्श लेना आवश्यक है, ठीक है। तो समझ गए परामर्श क्यों लेना है, जो जटिलताएं हैं वो दूर हो जाएंगी, और जब जटिलताएं दूर हो जाएंगी तो प्रसव जो है आराम से हो जाएगा, ठीक है। गर्भवती का आहार, डाइट और प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा बहुत आगे भी डाइट के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें पूरा चार्ट दिया है, सभी में कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब कुछ पढ़ाना है आपको। तो वो हम अभी एक गर्भावस्था में आहार की जो हम क्लास है अलग से लेंगे, इस वजह से उसको हमने डीपली नहीं लिया है, क्योंकि उसमें हम RDA को भी जोड़ देंगे, क्योंकि कुछ तो बुक से क्वेश्चन बन जाते हैं न्यूट्रिशन को लेके, कुछ क्वेश्चन RDA से बनते हैं कि गर्भावस्था में कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना वगैरह वगैरह। तो हम वो चीज़ भी डाल के एक क्लास अलग करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट नोट लेके आए हैं, इसको पढ़ लीजिए। डाइट ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, गर्भावस्था में एक समय में 2 जीवों का निर्माण हो रहा होता है, अतः गर्भवती माँ का आहार ऐसा होना चाहिए जो गर्भवती और गर्भ शिशु दोनों के लिए उपयुक्त हो। संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था में शिशु के आकार व भार में वृद्धि व संपूर्ण दायित्व माँ के पोषण का ही होता है। मतलब जो गर्भकालीन अवस्था होती है उस समय 2 लोगों का विकास हो रहा होता है, एक तो जीव का नए वाले और दूसरा जो माता खुद है उसका। ऐसे में क्या होता है, अगर माँ को न्यूट्रिशन सही नहीं मिलेगा तो जो पहले से स्टोर न्यूट्रिशन है माँ के शरीर में, चाहे प्रोटीन है, चाहे आयरन है, चाहे कैल्शियम है, चाहे ग्लाइकोजन है, कुछ भी है, तो बच्चा क्या करता है माँ के शरीर से लेने लगता है। माँ के शरीर से लेने लगेगा तो माँ कमज़ोर हो जाएगी, और एक समय बाद जब माँ के शरीर के भी न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगे तो फिर बच्चे को अब अलग से क्या ले, क्योंकि है ही नहीं माँ के शरीर में, तो इस पर क्या होता है अब बच्चा भी कमज़ोर होगा और माँ भी कमज़ोर होगी, ठीक है। तो इसलिए जब तक बच्चा माँ के शरीर में होता है तब तक माँ से लेता है, बच्चा हष्ट पुष्ट रहता है, लेकिन जैसे ही माँ के शरीर का भी स्टोर न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है तभी वो क्या है बच्चे को अब कहाँ एक्स्ट्रा मिले, तो इसलिए वो माँ का भी न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, बच्चे के भी शरीर का भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और इस वजह से दोनों ही कुपोषित हो जाते हैं। तो इसलिए इनका ध्यान रखना, इनका डाइट देना इसलिए अच्छा अनिवार्य है,
जिससे दोनों का जो न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा बना रहे और दोनों हष्ट पुष्ट हों, ठीक है, दोनों का वृद्धि और विकास सही से होता रहे। क्योंकि आप जानते हैं कोशिका का निर्माण प्रोटीन से ही होता है, ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट वसा से ही मिलती है, सुरक्षा रोगों से विटामिन और खनिज से ही होती है। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तभी चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी। गर्भकाल में माता का वजन जो होता है 9 से 10 किलोग्राम या 10 से 12 भी आपको मिल सकता है, तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा, किलोग्राम तक बढ़ता है। और एक सामान्य शिशु का भार जन्म के समय कितना होता है? 3 से 3.5 किलोग्राम तक होता है, ठीक है। अब ये सब क्यों होता, कैसे होगा भाई? जब न्यूट्रिशन अच्छा होगा तभी वजन बढ़ेगा माता का, तभी वजन बढ़ेगा बच्चे का, अन्यथा ये दोनों कमजोर हो जाएंगे, समस्या विपरीत हो जाएगी, गर्भपात की भी समस्या आ सकती है, बच्चा प्रीमेच्योर भी हो सकता है, बच्चा कुपोषित भी हो सकता है, माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य की हानि यहाँ पर होगी, ठीक है। इस भार के बढ़ने की दर अगर पूछी जाए क्या होती है, तो 250 से 500 प्रति सप्ताह बढ़ती है, ठीक है। 250 से मतलब 250 ग्राम से 500 ग्राम जो होता है वजन प्रति सप्ताह बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा, प्रति सप्ताह, ठीक है। तब जाके पूरी गर्भावस्था में 9 से 10 किलोग्राम या 12 किलोग्राम तक महिला का जो है वजन होता है जाके, ठीक है। भ्रूण के समुचित विकास और निर्माण हेतु आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोज, खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह लवण, आयोडीन और सभी विटामिन सम्मिलित होने चाहिए, क्योंकि ये तत्व भ्रूण के निर्माण व स्वास्थ्य रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चलता है विभिन्न सर्वेक्षणों से ये पता चलता है कि भारत तथा अन्य विकासशील राष्ट्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अधिक होने का प्रमुख कारण गर्भवती का आहार संतुलित व पौष्टिक ना होना है। गर्भकालीन स्थिति में गर्भपात की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बता ही चुके हैं कि क्या होता है, जब अगर सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ऐसे में गर्भपात की समस्या बढ़ जाएगी। गर्भावस्था में होने वाले प्रमुख परिवर्तन कौन कौन से हैं? देखो, शरीर के भार में वृद्धि होती है, हम सभी जानते हैं। जब गर्भावस्था होती है तो क्या होता है, शरीर के भार में वृद्धि होती है। कैसे? संपूर्ण गर्भकाल में गर्भाशय बढ़ता है, गर्भनाल बढ़ता है, स्तनों का विकास होता है, जिससे क्या है, भार प्रभावित होता है, ठीक है। 750 गुना कहते हैं गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है, ठीक है। नॉर्मल जो होता है कितना बताया था मैंने, 7.25 है ना, कुछ ऐसे ही था। और जो आकार कैसा हो जाता है, मतलब 750 गुना बढ़ जाता है अधिक, ठीक है, गर्भावस्था में। तो संपूर्ण गर्भकाल में गर्भाशय, गर्भनाल तथा स्तनों का जो विकास होता है, ये सब इन सब का भार बढ़ता है, जिससे न्यूट्रिशन की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। गर्भकाल के प्रारंभिक 5 माह तक शरीर का भार 8 पाउंड प्रति सप्ताह की दर से बढ़ना चाहिए, ठीक है। कितना? 8 पाउंड प्रति सप्ताह की दर से बढ़ना ही चाहिए। और अंतिम 4 माह में कितना? 1 पाउंड, ठीक है, 1 पाउंड प्रति सप्ताह की दर से बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है, गर्भकाल के प्रारंभिक 5 माह तक शरीर का भार 8 पाउंड प्रति सप्ताह की दर से बढ़ना चाहिए, तथा अंतिम 4 माह में 1 पाउंड प्रति सप्ताह की दर से यहाँ पर वजन जो है बढ़ना चाहिए, ठीक है। तथा संपूर्ण गर्भावस्था में ये जो वृद्धि कुल 24 से 28 पाउंड तक होनी चाहिए। पाउंड में पूछा जाए तब अलग है, और किलोग्राम में पूछा जाए तो अलग है। तो संपूर्ण गर्भावस्था में वृद्धि कितनी होती है? 24 से 28 पाउंड तक होनी चाहिए। गर्भावस्था में गर्भवती के शरीर का समुचित भार बनाए रखने के लिए उसे अतिरिक्त पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता यहाँ पर होती ही होती है। आगे हम बात करेंगे भ्रूण की वृद्धि भ्रूण की वृद्धि की बात करेंगे। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह में भ्रूण की वृद्धि तीव्र गति से होती है, ठीक है। इस प्रकार गर्भावस्था के अंतिम माह में निर्मित अंगों का विकास तीव्र गति से होता है, जिससे भ्रूण की पोषणीय आवश्यकता यहाँ पर क्या होती है? बढ़ जाती है। और इस पोषणीय आवश्यकता की बढ़ी हुई मांग को वह क्या करता है? माँ के शरीर से पूरी करने लगता है। और इस प्रकार क्या होता है? भ्रूण की समुचित वृद्धि और विकास के लिए गर्भवती स्त्री को अतिरिक्त पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। भैया, माता का तो सब कुछ विकास वगैरह चल ही रहा है, उसके साथ साथ भ्रूण भी चल रहा है। अब भ्रूण को जब वृद्धि चाहिए तो वो क्या करेगा? माता के शरीर से न्यूट्रिशन लेगा। और वही चीज़ जो अभी हमने आपको समझाई थी कि ऐसे में क्या होगा, अगर माँ के शरीर में भी न्यूट्रिशन कम हो जाएंगे तो एक समय बाद बच्चे को भी मिलने कम हो जाएंगे, और उसकी समस्या ये होगी कि दोनों ही कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। और ये इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? गर्भपात होना, ठीक है, और नॉर्मल डिलीवरी ना होना, ये सारी समस्या देखने को मिलेंगी। अब हम बात करेंगे आधारीय चयापचय दर। क्या होती है आधारीय चयापचय दर? हमने जो बताया था, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जो हमारी आंतरिक क्रियाएं होती हैं, आंतरिक अंगों में जो काम चलता है, भाई हृदय का धड़कना है, ठीक है, और जो हम श्वसन तंत्र का कार्य है, पाचन तंत्र के कार्य हैं, तो इनमें भी ऊर्जा का व्यय होता है। उसी को हम कहते हैं आधारीय चयापचय दर या फिर BMR, ठीक है। तो गर्भावस्था में आंतरिक अंगों का ऊर्जा व्यय क्या होता है? बढ़ जाता है। इस
ऊर्जा व्यय को संतुलित करने के लिए गर्भवती माँ को यहाँ अतिरिक्त कैलोरी की यहाँ पर आवश्यकता होती है। दूसरा क्या होता है, शरीर का क्षेत्रफल भी बढ़ता है, और शरीर का क्षेत्रफल भी आप जानते हो क्या करता है, बीएमआर को बढ़ाता है। शरीर का क्षेत्रफल, गर्भवती माता का क्षेत्रफल बढ़ता है, आप सभी जानते हो, और ये भी बीएमआर को कहीं ना कहीं बढ़ाता है। तो यहाँ पर गर्भावस्था में भी क्या होता है, आंतरिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं, शरीर के सभी अंग प्रभावित होते हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, बीएमआर भी बढ़ जाता है। गुर्दों की कार्यक्षमता में वृद्धि होना, गुर्दे माँ के शरीर के साथ साथ भ्रूण के शरीर के जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, व्यय मतलब व्यर्थ पदार्थ होगा यहाँ पर, पदार्थों के परित्याग का कार्य भी करते हैं। फलस्वरूप मूत्र के साथ शरीर का जल तथा कुछ खनिज लवण उत्सर्जित हो जाते हैं। इसलिए गर्भकालीन अवस्था में गुर्दों की कार्यक्षमता यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, गुर्दे क्या करते हैं, उत्सर्जन का कार्य करते हैं, जो बेस्ट चीज़ें उन्हें निकालते हैं, प्रोटीन को छानते हैं, ठीक है, पानी को छानते हैं, ठीक है, यूरिन को पास आउट करना। तो इस समय अगर गुर्दे पे कोई इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, तो भी कहीं ना कहीं भ्रूण का विकास यहाँ पर प्रभावित होगा। तो इस वजह से गुर्दे की कार्यक्षमता में भी यहाँ पर वृद्धि होती है, क्योंकि अंगों पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, माता के अंगों पर दबाव पड़ता है, गुर्दों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इनकी वृद्धि गुर्दों पर कोई निगेटिव इफेक्ट ना पड़े तो प्रोटीन वगैरह लेनी चाहिए, पर ऐसे प्रोटीन लेने चाहिए जैसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन लेने की कोशिश करनी चाहिए, जो डायरेक्ट हमारी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाए, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, जैसे दूध वगैरह लेना चाहिए, मांस मछली अगर खाते हो, अंडा खाते हो तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं खाते हो तब तो मजबूरी, ऐसा माना जाता है। पाचन क्रिया में परिवर्तन, इस अवस्था में शरीर में होने वाले परिवर्तनों के कारण गर्भवती स्त्री को कब्ज, जी मचलाना, बमन की शिकायत बहुत हाल खराब हो रहे हैं इस समय। इस अवस्था में शरीर में होने वाले परिवर्तनों के कारण गर्भवती स्त्री को कब्ज, जी मचलाना, बमन की शिकायत हो जाती है, जिससे माँ का आहार प्रभावित रहता है। इसलिए गर्भवती को सुपाच्य व हल्का भोजन लेना ही चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे शरीर में जल की मात्रा में वृद्धि। ये आप लोग कवर कर लीजिए, इतना ज़्यादा कुछ नहीं, पढ़ लीजिए, समझ जाओगे। मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।